नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आज 16 दिसंबर का दिन है, यानी बांग्लादेश की मुक्ति का दिन। आज ही के दिन 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति मिली थी। इसमें हिंदुस्तान का बड़ा रोल था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं की मदद के लिए हिंदुस्तानी सेना को मैदान में उतार दिया था। उसके बाद से ही हिंदुस्तान में हर साल 16 दिसंबर को बांग्लादेश की मुक्ति दिवस के दिन कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बांग्लादेश का डेलीगेशन भी हिस्सा लेता है। लेकिन इस बार मामला बदला हुआ था। लेकिन अब मुक्ति दिवस पर बांग्लादेश के सुर नरम पड़े हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अब हिंदुओं पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। और आज हम बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम पर करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान में फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में इमरान खान। सीरिया पर इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। और चलते चलते में देखेंगे फ्रांस में आया सबसे खतरनाक साइक्लोन। बांग्लादेश का मुक्ति दिवस 16 दिसंबर को हिंदुस्तान में भी मनाया जाता है। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमान के फोर्ट विलियम मुख्यालय पर हर साल मुक्ति दिवस का कार्यक्रम होता है, जिसमें बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होता रहा है। इसमें बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी और मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले योद्धा शामिल होते हैं। इस बार हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच जिस तरह से दूरियां बढ़ गई थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि शायद इस बार बांग्लादेश की तरफ से प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के ढाका दौरे के बाद बांग्लादेश ने प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमति जताई और इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमान की तरफ से किए गए आयोजन में बांग्लादेश की सेना के जवान और मुक्ति वाहिनी के सेनानी शामिल हुए। वैसे इस बार बांग्लादेश से सिर्फ 9 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आया, जबकि इससे पहले ये संख्या 70 से 72 तक होती थी। ये परंपरा 1971 के हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से ही चली आ रही है। ये वो मुक्ति योद्धा हैं जिन्होंने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते तेजी से खराब हो रहे हैं। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क मानने लगी है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण शेख हसीना को हिंदुस्तान में शरण लेने को भी माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुक्ति दिवस को लेकर देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के लोग महंगाई से परेशान हैं, क्योंकि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुनी गई है, इसलिए लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य मुक्ति संग्राम और मुक्ति समर्थक ताकतों की भावना को दबाना और उनकी आवाज को दबाना है। वे गुप्त रूप से स्वतंत्रता विरोधी कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन कर रहे हैं। फांसीवादी यूनुस सहित इस सरकार के नेताओं की मुक्ति संग्राम और उसके इतिहास के प्रति संवेदनशीलता की कमी उनके इरादों को दर्शाती है। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर हमला बोला, तो वहीं यूनुस भी जनता से किए अपने वादे तोड़ने लगे हैं। दरअसल पहले उन्होंने कहा था कि देश में जल्दी ही संसदीय चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि देश में चुनाव 2025 के अंत में या फिर 2026 की पहली छमाही में हो सकते हैं। मोहम्मद यूनुस ने देश में होने वाले सुधारों के क्रियान्वयन को लेकर एक आयोग गठित किया है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव की तारीख तय करने से पहले सुधारों पर जोर दिया। अगर राजनीतिक दल न्यूनतम सुधारों के साथ भी चुनाव कराने को सहमत हो जाते हैं तो चुनाव अगले साल नवंबर तक हो सकते हैं। वैसे दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की योजना लंबे समय तक चुनावों को टालने की है। वो अगले 4-5 साल तक बिना चुनाव किए ही सत्ता पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि जब भी बांग्लादेश में चुनाव कराए जाएंगे, खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा और ऐसे में बीएनपी के लिए मैदान साफ होगा। वैसे शेख हसीना की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि वो एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के लिए सत्ता पर ज्यादा समय तक नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल दिख रहा है। खास तौर पर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, इससे लोगों में गुस्सा दिखाई देने लगा है। और अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान पर एक बार फिर गृह युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो तहरीक इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ता बंदूकें लेकर सड़कों पर उतरेंगे।
उन्होंने अवज्ञा आंदोलन, सरकार की नाफरमानी आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान किया। गंडापुर ने कहा कि नाफरमानी आंदोलन इमरान खान ने बुलाया है, मैंने नहीं। उन्होंने कहा कि जब पूरी जानकारी मिल जाएगी तब इस पर काम करेंगे, हम इमरान के आदेशों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता बातचीत है, लेकिन सरकार को अपनी ताकत दिखानी होगी। पीटीआई के नेता और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब ने कहा कि पार्टी राजनीतिक संकट को सुलझाने के लिए किसी के साथ भी बातचीत करने को तैयार है। इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद है और उनके खिलाफ जल्द ही सैन्य मुकदमे शुरू होने का अंदेशा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण आईबी मंत्री अताउल्लाह तारण ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई पार्टी पर हिंसा की राजनीति को बढ़ाने का आरोप लगाया है। अताउल्लाह ने कहा कि पीटीआई के प्रदर्शन कभी शांतिपूर्वक नहीं रहे हैं। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में आधुनिक हथियारों, स्टेन गन, आंसू गैस और ग्रेनेड से लैस होकर हिंसा फैलाई। अताउल्लाह ने 9 मई और 26 नवंबर को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन बताया। आईबी मंत्री ने कहा कि पीटीआई देश में अशांति फैलाकर अपने राजनीतिक हित साधना चाहती है। तो दूसरी तरफ जेल में बंद पीटीआई नेता इमरान खान ने हिंसा के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने सरकार पर देश को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। इमरान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार पख्तूनों को जाति के आधार पर निशाना बना रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा ना बने। हम सभी पहले पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा इमरान ने सरकार को अवज्ञा आंदोलन, सरकार की नाफरमानी की धमकी दी है। इमरान खान ने सरकार के सामने 2 शर्तें भी रखी हैं, जिसमें पहली है 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 को हुई हिंसाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों की अध्यक्षता में कराई जाए। वहीं दूसरी मांग है कि गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद पीटीआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिहा किया जाए। वैसे 48 घंटे पहले ही 26 नवंबर की हिंसा के मामले में पीटीआई के 38 कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया है, लेकिन कई कार्यकर्ता अभी भी जेल में बंद हैं। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो सीरिया पर एचटीएस विद्रोहियों के कब्जे के बाद से इजरायल जोरदार हवाई हमले कर रहा है। बशर अल असद के देश छोड़ने और रूस के पीछे हटने के बाद अब इजरायल लगातार एचटीएस के विद्रोहियों पर हमला कर रहा है। अब इजरायल ने उत्तरी पश्चिमी सीरिया में टॉट्स शहर को निशाना बनाया। इसी शहर में पहले से ही रूस का अपना सैन्य अड्डा है, जहां इजरायल ने पिछले 12 साल में सीरिया में सबसे बड़ा हमला किया है। हमला इतना जबरदस्त था कि इससे भूकंप जैसा झटका महसूस किया गया। इस हमले के बाद इलाके में रिक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप आ गया। इजरायल का दावा है कि उसने सीरिया की सेना के हथियार और विस्फोटकों के गोदाम को निशाना बनाया, जिसमें एयर डिफेंस यूनिट और सतह से सतह तक मार करने वाली सीरियाई मिसाइलें शामिल है। बशर अल असद के रूस भागने के बाद से इजरायली सेना ने सीरिया में 300 से ज्यादा हमले किए हैं और इस बीच इजरायल ने सीरिया के साथ सीमा समझौते को भी तोड़ दिया है। उसकी सेना ने बफर जोन पर कब्जा कर लिया है और गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया है। इजरायली कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र ने 1974 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करार दिया है। तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से अब संकेत दिए जा रहे हैं कि वो यहाँ पर जल्दी ही नई बस्तियां बसाएंगे। इजरायल के तेवरों से साफ है कि वो मिडिल ईस्ट में जल्दी जंग समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि 1 साल मैंने बहुत सीधी बात कही थी कि हम मध्य पूर्व का चेहरा बदल देंगे, और हम हकीकत में ऐसा कर रहे हैं। सीरिया पहले जैसा सीरिया नहीं रहा, लेबनान पहले जैसा लेबनान नहीं रहा, गजा पहले जैसा गजा नहीं रहा, और इस प्रतिरोध की धुरी का मुखिया ईरान भी पहले जैसा ईरान नहीं रहा। उन्हें हमारी ताकत का पता चल गया है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने लेबनान और ईरान में हमले की धमकी भी दी है। तो जॉर्डन भी इजरायल के निशाने पर आ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इजरायल किसकी शह पर दुनिया को जंग में धकेलने में जुटा है। और अब चलते चलते में देखेंगे फ्रांस में 90 साल बाद आए सबसे खतरनाक तूफान को। तो फ्रांस के द्वीप मायोट में चक्रवाती तूफान चिडो ने भारी तबाही मचाई है। पहले से गरीब इस क्षेत्र में इस तूफान से अब और ज्यादा संकट गहरा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि चक्रवाती तूफान चिडो हिंद महासागर में फ्रांस के समुद्री तट से टकराया, जिसके कारण इस इलाके में भारी बारिश हुई। लगातार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। हालांकि फ्रांस सरकार ने दवाइयों, पानी, खाद्य पदार्थों के साथ राहत दलों को मायोट भेज दिया है, लेकिन सरकार की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मायोट में भोजन, पानी और स्वच्छता का संकट पैदा हो गया है।
तूफानी हवाओं ने अस्थायी आवासों, सरकारी इमारतों और एक अस्पताल को नुकसान पहुंचाया। चिडो उत्तरी मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो और नामपुला प्रांतों से भी टकराया और ऐसे में फ्रांस सरकार को इस इलाके को फिर से बसाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीड़ितों को लेकर कहा कि मेरी संवेदनाएं मायोट में हमारे देशवासियों के साथ है, जिन्होंने सबसे भयावह कुछ घंटे झेले हैं। कुछ लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, अपनी जान गंवा दी है। वहीं मायोट प्रीफेक्ट फ्रांकोइस जेवियर बियोविले ने तूफान से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। शायद संख्या लगभग 1000 के करीब हो सकती है या फिर हजारों में भी पहुंच सकती है। उन्होंने इस चिडो को 90 सालों में मायोट में आया सबसे भयंकर चक्रवाती तूफान बताया है। बियोविले ने कहा कि मायोट के एयरपोर्ट सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। इलाके तबाह हो गए हैं और बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। आपको बता दें कि अफ्रीका के तट से दूर दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में स्थित मायोट फ्रांस का सबसे गरीब द्वीप क्षेत्र है और यूरोपीय संघ का भी सबसे गरीब क्षेत्र है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।